वेलकम माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 की और हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है। पहले प्रश्नावली समझ लेते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है? कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो पहले हमें ये बताना है, देखो प्रश्न को समझना भी बहुत ज़रूरी है। पहले हमें बताना है कि सत्य है या कथन असत्य है और उसके बाद हमें उसका कारण भी देना है। ठीक है? तो आइए पहला सवाल पहला देख लेते हैं। पहला सवाल पूछ रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य है या असत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य है। सत्य क्यों है? कारण क्या है इसका? तो इसका कारण है वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह से बनती है। इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी क्या है? वास्तविक संख्या ही होती है। दूसरे सवाल पे चलते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये एक असत्य कथन है, क्योंकि संख्या रेखा पर हर बिंदु को हम √m के रूप में नहीं दिखा सकते, क्योंकि मान लीजिए कारण देखिए। कारण क्या है कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जिन्हें √2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्योंकि संख्या रेखा, मान लीजिए अगर आपके पास संख्या रेखा है 0, 1, 2 और सो ऑन है, तो संख्या रेखा पर -1, -2 भी होता है। तो आप देखेंगे √-1 या √-1 हम नहीं लिखते, न ही √-2 हम लिखते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसलिए ये जो कथन है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, ये असत्य है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा वाला पॉइंट पहले पॉइंट के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा उल्टा है। इसमें बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी एक असत्य कथन है। असत्य क्यों है? कारण फिर वही है, क्योंकि क्योंकि कारण वही है क्योंकि हमने अभी देखा कि वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह से बनती है। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जरूरी नहीं है, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए 2 क्या है? एक वास्तविक संख्या है, साथ ही साथ एक परिमेय संख्या भी है। सिमिलरली 3, 4 कई सारी संख्याएं हो सकती हैं। आइए अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। पहले पोर्शन को देख लेते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। इसका उत्तर क्या है? उत्तर है नहीं। फिर इसका दूसरा पोर्शन, यदि नहीं, खुद पूछ रहा है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम कई उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन आप 4 का उदाहरण दीजिए। 4 एक परिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल यानी कि √4 बराबर कितना होता है? 2, जो क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब इस सवाल को पूछने के लिए आप थोड़ा गहराई में जाइए। देखिए, हम गणित के स्टूडेंट हैं और हमें चीज़ों को समझना भी बहुत आवश्यक है। आज आप रट्टा मार के चला सकते हैं काम, लेकिन आगे अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा गहराई में उतरना पड़ेगा। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं, इसने हमसे ये सवाल क्यों पूछा? क्योंकि हमने अभी तक जब पढ़ा तो हमने देखा कि √2 को हमने देखा, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है।
तो ये इंश्योर करना चाहता है कि कहीं बच्चे ये ना सोचें कि हर बार अंडर रूट 2 लगाने से या अंडर रूट लगाने से अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। तो पूछ रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो धनात्मक पूर्णांक पहले तो हम इस टर्म को समझ लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक से उसका मतलब क्या है। धनात्मक पूर्णांक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। तो पूछ रहा है यदि नहीं तो अब देखिए हम धनात्मक पूर्णांक हमने देख लिए कि ये होते हैं। अब इनके वर्गमूल देखिए तो जरा धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। तो जैसे 1 का वर्गमूल कितना होगा? अंडर रूट 1 जो किसके बराबर होता है? 1 के ही बराबर होता है। 2 का वर्गमूल कितना होगा? 2 का अंडर रूट 2 जो क्या है? अपरिमेय है। और ये एक क्या है? परिमेय संख्या है। सिमिलरली 3 का वर्गमूल क्या होगा? अंडर रूट 3 जो अपरिमेय है। 4 का वर्गमूल क्या होगा? अंडर रूट 4 जो किसके बराबर होता है? अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा गए तो 2 2 कॉमन आ गया, एक ज्वाइंट बन जाता है। तो अगर ये जोड़ा बन गया तो 2 इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? अंडर रूट 2 की 2। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए हमसे ये सवाल पूछा गया कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हम कह रहे हैं नहीं। जैसे 1 का वर्गमूल परिमेय है, 2 का अपरिमेय है, 3 का अपरिमेय है और हमने देखा 4 का क्या है फिर? परिमेय है। सिमिलरली अगर आप 5 का देखेंगे तो उसका वर्गमूल अंडर रूट 5 ये भी क्या है? अपरिमेय है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि नहीं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बिल्कुल नहीं। और हमने इसका उदाहरण यहाँ पे दे दिया 4 का। देखो अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है जो क्या है? एक परिमेय संख्या है। थोड़ा हम गहराई में उतर के देखें कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और क्यों पूछा जा रहा है। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमने इससे पहले के भी जो टॉपिक पार्ट डिस्कस किए हैं इस चैप्टर के, उसमें हमने अंडर रूट 2 को निकाला, अंडर रूट 3 को निकाला और इस बार ये पूछ रहा है अंडर रूट 5। इसके 2 तरीके हैं देखिए। पहला तरीका है, एक हम पहला मेथड लगाते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका बहुत सिंपल है, थोड़ा लॉजिकल है, आप समझिए। पहला तरीका है, मान लीजिए एक संख्या रेखा है। पहले मैं इसको बीच से 2 हिस्सों में बाँट देता हूँ और मान लीजिए हमारे पास एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ये हम संख्या रेखा बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है। अब हम क्या करेंगे? हमने देखा यहाँ से यहाँ की दूरी 1 है, यहाँ से यहाँ की दूरी, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाती है हमारी कितनी? 2 हो गई, 2 यूनिट हो गई। और अब हम क्या करेंगे? यहाँ से प्रकार की सहायता से करेक्ट 90 डिग्री पे 1 सेंटीमीटर लंबा, कितना? इतना ही डिस्टेंस का एक यूनिट जिसकी लंबाई कितनी होगी? 1 होगी, 1 होगी और इसकी कितनी होगी? 2। और हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम मान लीजिए इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम जानते हैं ए सी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर। और ए सी का स्क्वायर क्या होगा? फिर से ए सी का तो स्क्वायर हम निकाल ही रहे हैं। ए बी की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो फाइनली ए सी
स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, इट शोज AC बराबर √5। इतना तो हमें पता चल गया कि ये डिस्टेंस क्या है, हमने निकाल दी √5। अब सवाल ये है कि ये तो √5 इसकी डिस्टेंस पे है। सवाल ये है कि संख्या रेखा पर निकालना है हमें। कहाँ निकालना है, संख्या रेखा पर। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ इसलिए प्रकार नहीं दिखा सकता। तो आपको यहाँ से यहाँ तक प्रकार की दूरी लेके उससे चाप इधर को एक चाप मार देना है, और जो चाप जिस पॉइंट पे मिलता है तो वो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाती है, √5। तो इस तरीके से हम यहाँ पे √5 को संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। ये है पहला तरीका। लेकिन बच्चों, जैसे मैंने कहा, देखिए हमें खाली पढ़ना नहीं, हमें समझना है और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। इसलिए हम यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी डिस्कस करेंगे। दूसरे तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका, पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो ये हमारी संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर जैसे हमने पहले भी, सबसे पहले हम √2 को प्राप्त करेंगे। आपको पता है √2 हम ऐसे निकालते हैं। फिर हम पहले उदाहरण में डिस्कस कर चुके हैं कि हम √3 कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल बना के, 90 डिग्री का एंगल बना के जब एक एक यूनिट लंबा, जितना इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उतनी दूरी का एक और लंबाई का 1 यूनिट का हम एक और चाप खींच लेते हैं। और जब इससे और इसको हम मिलाते हैं तो वो हो जाता है √3। कैसे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उदाहरण में जब हम पढ़ रहे थे। उसके बाद फिर से जब आप √3 के बाद जब आप यहाँ से यहाँ तक, फिर आप इसी लंबाई का, इसी एक लंबाई का एक और 90 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री। फिर आप जब यहाँ से यहाँ तक मिला देते हो तो तब आपको जो दूरी प्राप्त होती है वो होती है √4। फिर से आप यहाँ से यहाँ तक का एक 1 सेंटीमीटर का और ले आते हो और फिर आप इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाते हो। तो ये जो दूरी है ये हो जाती है आपकी √5। पाइथागोरस प्रमेय, उसी मेथड से, जिस मेथड से हमने ये निकाला, उसी मेथड से अगर आप कैलकुलेट करते चलोगे तो यहाँ तक वो हो जाती है √5। और उसके बाद प्रकार की सहायता से आप यहाँ से प्रकार एक लगाते हो, यहाँ से आप एक प्रकार लगाओगे तो ये आपको ले जाएगा कहाँ, लगभग यहाँ कहीं पे ये पॉइंट फिर से आपको मिल जाएगा। अब इसी लॉजिक से अब आप देखिए, आप 90 डिग्री लगा के एक एक बढ़ाते जाइए। आप एक एक बढ़ाते जाओगे, एक एक बढ़ाते जाओगे और इनको मिलाते जाओगे। इसके बाद क्या निकल जाएगा, √6। इस तरीके से ये ऐसे ऐसे करके निकलता जाता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ ये सब कैसे निकालना है। ये हम पहले जब उदाहरण डिस्कस कर रहे थे तब हमने देखा। तो इसको निकालने के 2 तरीके मैंने आपको बताए। जो आपको अच्छा लगा वो आप आजमा सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं पे थोड़ा कुछ गुंजाइश बचती है, सुधार की ज़रूरत है, या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्किल की रचना। अगर आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा जो मैंने आपको अभी बताया एक्चुअली वही करने की बात कर रहा है ये। इसमें ये क्या बोल रहा है, देखिए इसने पहले एक बनाया 90 डिग्री, फिर उससे √2 निकाला, √2 से √3, √4, √5, इस तरीके से गोल-गोल में निकालता जाएगा। और वही बोल बोल रहा है कि उन्हें मिलाकर √3, √4 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्किल प्राप्त कर लेंगे। अब चूंकि मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ और इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए प्रकार पटरी की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, ये कक्षा के लिए क्रियाकलाप है, एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खूब पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।